दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई जानकारी सीखते हैं नए टॉपिक के माध्यम से। तो दोस्तों हम शुरुआत शुरू से करते हैं। हिंदी वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द, पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य, और इन सब के मिलने से भाषा बनती है। वर्णों का बहुत बड़ा योगदान होता है भाषा के अंतर्गत। वर्ण भावाभिव्यक्ति का या विचारों का आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण और अक्षर में सामान्यतः तो समानता है, लेकिन एक विशेष अंतर है। अक्षर यानी जिनका कभी क्षरण न हो। अक्षर हमेशा मौजूद रहते हैं। अक्षरों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अक्षर ब्रह्मांड में सदैव बने रहते हैं। जैसे कई बार हमें यह प्रतीत होता है जैसे किसी ने हमें आवाज दी हो, जबकि हम चाहे एकांत में खड़े हों। एकदम से कोई आवाज हमें सुनाई देती है जब हम कहीं जा रहे होते हैं या कहीं खड़े होते हैं। वह आवाज ब्रह्मांड में विचरण कर रहे किसी अक्षर की होती है, क्योंकि अक्षर का क्षरण नहीं होता है। वर्ण समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके पुनः टुकड़े नहीं किए जा सकते। यथा जैसे ए, ई, उ, क, त, प इत्यादि। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। वर्णों का उच्चारण मुख के जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा नासिका आदि भागों की सहायता से किया जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग से टॉपिक रखेंगे, उसमें विस्तृत रूप से विशिष्ट चर्चा करेंगे। अभी हम वर्णों पर फोकस करते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को जान लेते हैं। क्या है स्वर? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बिना बाधा के होता है। इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु, अर्थात मुख वीवर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है, जीभ या ओष्ठ का नहीं, होठ का नहीं। हिंदी भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित 11 स्वर माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण
काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में उच्चारण का यानी कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत अधिक महत्व है। अतः सही उच्चारण यदि आप करेंगे तो शब्द या अक्षर को बिना पढ़े बिना देखे भी आप उसको सही पकड़ पाएंगे। अतः उच्चारण सही, साफ, सुंदर, स्वच्छ होना चाहिए। और काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो काल यानी कि समय, उच्चारण में कितना समय लग रहा है। मात्रा यानी कि आप जोर कितना दे रहे हैं। मुख वीवर से जब ध्वनि बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो उस समय उस वर्ण या उस शब्द के उच्चारण में कितनी मात्राएं आप व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। ये चारों मूल स्वर भी कहलाते हैं तथा इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व यानी कि लघु स्वर से दुगना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो स्वभावतः लघु यानी कि ह्रस्व में जहाँ कम समय लगता है, वहाँ दीर्घ में यानी कि दीर्घ में यानी कि बड़े में अधिक समय लगेगा। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, अतः इन्हें दीर्घ या बड़ा स्वर कहते हैं। विशेष, शेष जो 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त, मिश्र या संधि स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए प्लस ई से बनता है ए, और ए प्लस ए से बनता है आई। ए प्लस उ से बनता है ओ, और ए प्लस ओ से बनता है औ। स्वरों का एक प्रकार और है जिसे कहते हैं प्लुत। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं तथा उसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं का द्योतक अर्थात 3 का अंक प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ओम में ओ, उ प्लुत स्वर है। अब बात करते हैं व्यंजन की। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण, उसमें स्वर भी शामिल हो सकते हैं, की सहायता के बिना सहज ही उच्चरित न हो, उन्हें व्यंजन, वर्ण या हल कहते हैं। हल का ही एक तरह से पर्यायवाची है व्यंजन। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? व्यंजन वर्ण निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, है। ऊपर जो व्यंजन दिए गए हैं वे स्वर रहित हैं। इनके स्वर रहित स्वरूप को बताने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है।
जब इनके साथ किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है तथा इनके साथ स्वरों की मात्रा का संयोग हो जाता है। व्यंजनों में कुछ वर्ण ऐसे लिखे हैं जिनके नीचे हल नहीं लगाया है, तो बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे हल न लगाने पर भी उन्हें आधा लिखा जा सकता है या स्वर रहित लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन उदाहरण के लिए कुछ लिखे वहां पर। अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ मुख वीवर से बाहर निकलती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कै से मैं तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कै वर्ग, आगे जब हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तो वर्गों के आधार पर सीखेंगे, अतः यह भी जान लीजिए कि इन कुछ वर्णों को, इन 25 वर्णों को वर्ग के आधार पर जाना जाता है। कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, ये। चै वर्ग में चै, छै, जय, झे, ये। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, णे। तै वर्ग में तै, थे, दे, धे, ने। पै वर्ग में पै, फे, बै, भे, मैं। दूसरा है अंतस्थ। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजनों के मध्य अंतः भीतर में स्थित है। इनकी संख्या 4 है। ये, रे, ले, वे। इन चारों वर्णों को यण भी कहते हैं। जब हम आगे संधि को सीखेंगे तो वहां पर ये काम आएंगे। तीसरा वर्ग है ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को मुख वीवर से धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है, उन्हें ऊष्म या घर्षक कहते हैं। इन वर्णों की संख्या 4 है। श, श, से, है। विशेष, उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 वर्णों का प्रयोग संस्कृत में होता है और उसी के आधार पर हिंदी में भी अनेक शब्दों के लेखन और उच्चारण में इन वर्णों का प्रयोग यथासंभव यथासमय विद्वानों द्वारा किया जाता है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला अनुस्वार, जिसे सामान्यतः हम बिंदी कहते हैं। अनुस्वार किसी स्वर के बाद न या मैं के स्थान पर आता है। जैसे गृहम गच्छति में गृहम के मैं के स्थान पर उसके पूर्ववर्ती ए स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है तथा इसका पृथक उच्चारण होता है। यह रे तथा से के स्थान पर आता है। जैसे नरह, हरि, साधु इत्यादि। इसका उच्चारण है होता है। तीसरा है जिह्वा मूल्य। गे, के, गे, खे। कै तथा खे से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान
जिह्वा मूल्य का प्रयोग होता है। और चौथा है उप उपमध्यमानीय पै फै। पै तथा फै के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को उपमध्यमानीय कहते हैं। एक इसके अंदर चंद्र बिंदु की चर्चा और होती है, उसे कहते हैं अनुनासिक। इन स्वर और व्यंजनों के अलावा कुछ वर्ण और हैं जो वर्णमाला में संयुक्त होते हैं, शब्दों के निर्माण में जो काम आते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं: छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। इन चारों वर्णों की जो बनने की प्रक्रिया है वह श्रय जो है, छ जो है वह कै व शय के मिलन से बनता है, ज्ञ तय व रे के मिलने से बनता है, ज्ञ जय व य के मिलने से बनता है, और श्रय शय व रे के मिलने से बनता है। इसके अलावा 2 वर्ण और हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड और ड। इन दोनों के नीचे बिंदी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उसके प्रकार और भेद, इन सब के बारे में जाना। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभदायक, ज्ञानवर्धक रहेगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर कुछ चीज़ें चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो हमने समझाया है वह भी यदि समझ में न आया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से वह भी पूछ सकते हैं। यदि किसी विशेष टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट्स आए तो हम उसकी पूरी एक अलग से पृथक से वीडियो बनाएंगे और सरल शब्दावली में और तथ्यात्मक तरीके से समझाएंगे। अन्यथा वहीं कमेंट्स के माध्यम से कुछ बातें स्पष्ट की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।